इन्फिनिटी कासल आर्क, द मोस्ट हाइप आर्क ऑफ डीमन स्लेयर। तो इसमें हमको देखने को मिलने वाला है आकाजा, डोमा, कोकुशिबो और डीमन लॉर्ड मुजान फाइट में। तो ये आर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इतना हाइप क्यों है, तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आज हमारे वीडियो में। तो लेट्स गेट डाइव इनटू द डीमन स्लेयर यूनिवर्स। सो अब इन्फिनिटी कासल आर्क में बहुत सारी फाइट है, बट हम शुरू करने वाले हैं हमारे फैन फेवरेट आकाजा। सो आकाजा को डीमन बनने के बाद उसका फर्स्ट अपीयरेंस हमको देखने को मिलता है मुगन ट्रेन मूवी में, जिसके साथ उसकी बैटल होती है हमारे फैन फेवरेट फ्लेम आशिरा रेगोकू के साथ। सो इन दी एंड रेगोकू को मार दिया जाता है डोनट बना के। एंड मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हर फायर यूजर के साथ डोनट क्यों बनता है, एक हमारा एस और एक हमारा रेंगोकू। तो मजाक बहुत हो गया, वापस आते स्टोरी में। एंड कुछ टाइम बाद सीजन 4 में हमें देखने को मिलता है इन्फिनिटी कासल आर्क का एक फर्स्ट ग्लिम्स। और उसमें होती है हमारे बड़े बड़े अपर मून्स की मीटिंग। एंड अकाजा, डोमा और ग्योको एंड कोकुशिबा भी होता है उसमें। सो ये था अभी तक जो एनिमे में हो चुका है, और अब आगे बढ़ता है इन्फिनिटी कासल आर्क की तरफ। तो जब मुजान डीमन स्लेयर मास्टर को मिलने जाता है, तब मास्टर को पता था कि मुजान उन्हें मार देगा, तो इसलिए उन्हें बूबी ट्रैप का प्लान बनाया। एंड जब मुजान उनके घर के सामने उनके मिलने के लिए आ गया, तब उन्हें अपने आप को और अपने दो बेटियां और अपनी बीवी को एक्सप्लोर करके मुजान को एक ऐसे वायर में कैद कर दिया जहां से वो हिल ना सके। और सभी हाशिरा ने मिलकर उन्हें अटैक करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले हमारी ग्योमी स्टोन हाशिरा ने मुजान का सर धड़सड़ कर दिया, पर एक सेकंड में मुजान ने रीजनरेट कर लिया। और ग्योमी को लगा कि ऐसे मुजान को हराना बहुत नामुमकिन है। सो उन्होंने प्लान बनाया कि मुजान को ऐसे कैद करके लड़ते रहेंगे जब तक सुबह ना हो, और सुबह होने के बाद मुजान अपने आप ही मर जाएगा। पर यह प्लान कामयाब होता, पर मुजान ने वो गिटार वाली की मदद से उन सब हाशिरा को इन्फिनिटी कासल में टेलीपोर्ट कर दिया, जहां पर वो दो ग्रुप या फिर अकेले अकेले बिछड़ गए। एंड वहां पर हमारी ग्योमी और तांजीरो का सामना होता है आकाजा के साथ। तो ग्योमी और तांजीरो इन्फिनिटी कासल में इधर उधर दौड़ रहे थे, तभी तांजीरो को स्मेल आती है। और जब भी वो ऊपर देखता है, और उतने में ही आकाजा सीलिंग तोड़ के नीचे उनके ऊपर अटैक कर देता है। एंड आकाजा तांजीरो को देखने के बाद उसको प्रेस करता है, शाबाशी देता है कि वो जिंदा रहा इतनी देर तक, और उतने में उन पर अटैक कर देता है। बट तांजीरो पे उसके काउंटर में उसके हाथ काटने की कोशिश करता है। एंड ग्यू भी अटैक करने की तैयारी करता है, पर आकाजा उसको सेंस करके फिर से अटैक करने की तैयारी करता है। पर तांजीरो उसको डॉज करके उसका हाथ काट देता है, और उसका नेक काटने वाला होता है कि आकाजा फिर से उस पर अटैक करता है, और तांजीरो डॉज करके उसका फेस पे कट मार देता है। ये देखकर ग्यू शॉक था, और उस टाइम को याद करने लगा जब तांजीरो से पहली बार मिला था। तब तांजीरो बहुत डिफेंसलेस और बहुत ही वीक बंदा था। ये सब अवॉइड करके ग्यू अटैक करता है अकाजा पर अपने थर्ड फॉर्म का यूज करके, जिससे अकाजा बहुत इजीली काउंटर कर देता है। एंड ग्यू को बोलता है कि उसने 50 साल से किसी वाटर हाशिरा को नहीं मारा। और फिर ग्यू अपना 11th फॉर्म यूज करता है अकाजा के ऊपर, जिससे अकाजा देखकर चौंक जाता है कि किसी प्रीवियस हाशिरा ने ये फॉर्म यूज नहीं किया। और ग्यू से वो अपना नाम पूछता है, जिससे ग्यू डिनाई कर देते हैं। और अकाजा उसके ऊपर एक बड़ा अटैक करता है, जिससे ग्यू बहुत दूर जा गिरते हैं। और तांजीरो ग्यू का नाम चिल्लाता है, जिससे अकाजा को पता चलता है कि उसका नाम ग्यू है। और इतना कहते ही अकाजा तांजीरो पर फिर से हमला करते हैं, और ये अटैक तांजीरो पे बहुत भारी पड़ता है, और तांजीरो बहुत ही दूर जाके गिरता है। और अकाजा बोलता है कि रेंगोकू सही था कि तुम बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। पर रेंगोकू उस समय बहुत पीक टाइम पे था, और ऐसा कह के वो रेंगोकू की बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है, जिससे तांजीरो गुस्सा होकर अकाजा पे बहुत आर्ग्यूमेंट करने लगता है। जिससे अकाजा रिप्लाई में बोलता है वी डोंट डिजर्व टू लिव। जिससे तांजीरो एक बच्चे का एग्जाम्पल देके कहता है कि एक न्यू बॉर्न बेबी को एक हेल्प की जरूरत होती है, जिसे सुन के अकाजा बहुत चिढ़ जाता है। तभी अकाजा के शोल्डर पे पीछे एक हाथ आता है और कहता है कि किसी नई चीज सीखने के लिए हमें एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह बनना पड़ेगा। और तभी अकाजा पीछे मुड़कर उस पर अटैक करता है, पर वहाँ कोई नहीं था। जिसे देखकर तांजीरो बहुत कंफ्यूज था कि वो अकाजा क्या कर रहा है। पर अकाजा और ज्यादा गुस्से में आकर और फियरलेसली और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगता है। और दूसरी तरफ हमें रेंगोकू का भाई शिनजिरो, जो कि हाल ही में सन ब्रीथिंग की टेक्निक कंप्लीट किया है, उसको अपने एंसेस्टर की बुक में पता लगता है कि मुजान को कैसे मारा जा सकता है। तो जो कि उसके एंसेस्टर ने योरुचु के साथ बात की थी, एंड योरुचु ने बताया था कि उसने मुजान को कैसे मारा था। तो ये सारा इन्फो शिनजिरो क्रो के थ्रू तांजीरो के पास भिजवा देता है, पर इतनी इंटेंस बैटल में क्रो की फट जाती है। सो अब तांजीरो को वो इन्फो मिलेगा।
ये बैटल बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गई है, क्योंकि एक तरफ जहां आकाजा सीरियस हो चुका है और तांजीरो के ऊपर बहुत ज्यादा डेडली अटैक करते जा रहा है, तांजीरो यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या में फंस चुका है, क्योंकि आकाजा के इतने डेडली अटैक्स अचानक से सीरियसली उसने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। दूसरी तरफ क्रो, जिसके पास मूजांग को मारने का तरीका है, वो इस बैटल को देख रहा है। तो अगर आकाजा ने उस क्रो को नोटिस कर लिया, एवरीथिंग इज डूम्ड फॉर ग्यू एंड तांजीरो आकाजा पे अपने सन ब्रीदिंग से अटैक करता ही है, लेकिन आकाजा उसको डॉज करने की जगह अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और तांजीरो की तलवार को जकड़ लेता है, जिसे देख के तांजीरो काफी ज्यादा पैनिक कर जाता है और अपनी तलवार को निकालने के लिए आकाजा को एक जोरदार हेडबट दे देता है। लेकिन आकाजा हेडबट के बाद भी उस तलवार को नहीं छोड़ता, तांजीरो पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से आकाजा का कोई हाथ काट दे, और ये हाथ काटने वाला और कोई नहीं बल्कि था ग्यू, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आकाजा से घूसा खा के बहुत दूर जाके गिरा था। अब वो वापस आ गया है बैटल पर। आने के बाद आकाजा उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे नाम बता दिया होता तो मैं तुम्हें नहीं मार। ग्यू यहाँ पे आने के बाद कहता है कि आज उसको पहली बार कोई ऐसा डीमन मिला है जो उस पर हावी हो रहा है, क्योंकि आज तक जितने भी डीमन ग्यू ने देखे थे वो ग्यू से नीचे थे और ग्यू ने उनको बहुत ही आसानी से हराया। आज पहली बार कोई ऐसा डीमन मिला है जो ग्यू से बहुत ज्यादा। और इतना कहते ही ग्यू आकाजा पे अटैक करने लगता है कि तांजीरो ग्यू को जब चेहरे को नोटिस करता है तो ग्यू ने यहाँ पे अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लिया था। अब ये देखने के बाद आकाजा भी यहाँ पे देख के चौकन्ना हो जाता है और आकाजा वर्सेस ग्यू यहाँ पे शुरू हो जाता है इन 1v1, जहाँ पे ग्यू आकाजा को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा होता है अपने थर्ड फॉर्म और हर एक फॉर्म को यूज करके। आगे आकाजा की आंखों के सामने पलक झपकते ही आ जाता है, लेकिन ये अभी भी फायदा नहीं कर रहा, क्योंकि आकाजा अभी भी उन सब के अटैक को सेंस कर, जिसे देख के तांजीरो अभी भी नहीं समझ पा रहा और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कैसे हमारे अटैक्स को प्रिडिक्ट कर पा। वो ये सब सोच के रेंगोकू वर्सेस आकाजा की बैटल को याद कर रहा होता है। आखिर कोई एक ऐसा पॉइंट कि पता चल जाए कि आकाजा ये सब कैसे कर रहा है। उसको पता चलता है बैटल्स। वो याद करता है कि आकाजा Q0 की बैटल स्पिरिट के बारे में कुछ कह रहा है, बट आखिर ये बैटल स्पिरिट क्या है, ये एक क्वेश्चन उसके मन में आ गया। ये बात वो सोचने के लिए अपने दिमाग बहुत ज्यादा जोरदार है कि आखिर ये बैटल स्पिरिट है क्या। तांजीरो बैटल स्पिरिट के बारे में सोच ही रहा होता है कि क्या सच्ची में आकाजा बैटल स्पिरिट सेंस कर सकता है। ये उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी उसको इनोसुके की बातें याद आती है। इनोसुके के साथ जब वो बैठ के बातें कर रहा था तो इनोसुके ने ये रिवील किया था, जब सीजन 2 में जब ग्यूतारो ने इनोसुके पे पीछे से वार किया था, इनोसुके ने उस अटैक को पहले ही सेंस कर लिया था। और ये सेंस उसने कैसे किया था, ये वो तांजीरो को एक्सप्लेन ऐसे करता है कि इनोसुके ये बोलता है तांजीरो को कि कभी भी अगर कोई भी उस पर एक किलर इंटेंट के साथ अटैक करता है तो जिस जगह पे उसको अटैक होने वाला होता है वहाँ पे उसे एक चुभन होने लगती है। और ये एक्चुअली में इनोसुके ऐसे कर पाता है क्योंकि इनोसुके ने ट्रेनिंग से अपनी बॉडी की स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर रखा है, जिसकी वजह से वो किसी भी अटैक को आने से पहले ही सेंस कर लेता है। और क्योंकि इनोसुके एक वाइल्ड बियर के जैसा है, वो काफ़ी उसके सेंसेस एक नॉर्मल डीमन स्लेयर से बहुत ज़्यादा शार्प। लेकिन इस बैटल स्पिरिट का एक ड्रॉबैक जो कि इनोसुके रिवील करता है, जब वो लोग विस्टेरिया फ्लावर हाउस में गए थे तो वहाँ पर जो ओल्ड लेडी थी, इनोसुके उसे सेंस नहीं कर पाया और उसको सेंस ना कर पाने का रीज़न था नो किलर इफेक्ट, क्योंकि वो लेडी इनोसुके को मारना नहीं चाहती थी। इनोसुके उसको सेंस नहीं कर पाया था जब तक उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तांजीरो इस बात को समझ जाता है और उसको एक आइडिया पड़ जाता है कि अगर आकाजा को हराना है तो हमें अपने दिल से बैटल स्पिरिट हरानी हो। अगर एक डीमन को मारना है विदाउट एनी किलर इंटेंट, ये कैसे पॉसिबल। ये बातें जैसे ही तांजीरो सोच रहा होता है, वो देखता है कि आकाजा ग्यू पे बहुत ज्यादा भारी पड़ चुका है और अगर ग्यू को बचाना है तो तांजीरो खुद बैटल में कूदता है, जहां पर वो आकाजा की गर्दन काटने की ट्राई करता है। लेकिन फिर से आकाजा एक ब्लाइंड स्पॉट में अटैक होने के बावजूद उस अटैक सेंस करके तांजीरो की तलवार को ही पकड़ लेता। अब आकाजा इसको देख के तांजीरो की कमर पे हमला करता है, जैसे तांजीरो किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से डॉज करता है, लेकिन ग्यू इस ओपनिंग को देखते ही आकाजा पे हमला कर देता है और उसको डैमेज देने की कोशिश करता है। ग्यू की इस ओपनिंग के वक्त जब ग्यू आकाजा को मारने की कोशिश कर रहा था, तांजीरो को तभी कुछ रियलाइज होता है और वो अपने डैड्स की मेमोरीज में चला जाता है, जहाँ वो अपने डैड का नेचर याद करता है कि उसके डैड एक बिल्कुल पेड़ की तरह थे। ना वो कभी गुस्सा करते थे,
और वो हमेशा खुश रह के अपने चेहरे पे एक स्माइल रखते थे। तांजीरो ये भी याद करता है कि उसके पिताजी ने उसको ये बताया था कि जब वो डांस ऑफ द फायर गॉड या फिर हिनोकामी काकुरा को परफॉर्म किया कर, वो उनका दिमाग इनविजिबल यानी कि वो सी थ्रू वर्ल्ड को एक्सेस कर पा रहे थे धीरे धीरे। सी थ्रू वर्ल्ड में यूजर अपने अपोनेंट की पूरी बॉडी की मसल कॉन्ट्रैक्शन और सब कुछ देख सकता है और ये गैस कर सकता है कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तांजीरो और डांस फॉर्म की हेल्प से उस वर्ल्ड को एक्सेस किया था। तांजीरो के एरिया में एक भालू लोगों को मार रहा था, लोग उससे बहुत ज़्यादा डर गए थे। बट एक रात तांजीरो को बाहर लेके जाता है और वो ही भालू दिखाता है जिसने 6 से भी ज़्यादा लोगों को अब तक मार दिया था। तांजीरो उसको देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन तांजीरो बिल्कुल नहीं घबराता और तांजीरो को कहता है कि अपनी आंख बंद ना करे और पलक झपकते ही तांजीरो उस भालू का सर काट दे। और साथ ही साथ तांजीरो यहाँ पे एक और पॉइंट को पॉइंट आउट करते हुए ये बताता है कि इन लोगों ने जो प्रोटेक्शन के लिए बेल्स को लगाया था वो बेल बची भी नहीं, बट तांजीरो ने उस बियर को सेंस कर लिया था। अब तांजीरो ने ये कैसे कर पाया था? द आंसर सी थ्रू वर्ल्ड, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस। और तांजीरो बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के अपनी सारी पावर को डेडिकेट करके सी थ्रू वर्ल्ड को एक्सेस कर लेता है, जहाँ पे उसको अब आकाज़ा की भी मसल्स दिखने लगती है, विच इज़ अ इंडिकेशन कि तांजीरो ने सी थ्रू वर्ल्ड को अचीव कर लिया है। अब ग्यू और आकाज़ा की यहाँ पे फाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जाती है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को ही फेटल ब्लोज देने की ट्राई करते हैं, बट आकाज़ा है द अपर हैंड है। आकाज़ा ग्यू पे अटैक कर ही रहा होता है कि वो ग्यू को बोलता है, लगता है तुम्हारे पास अब फॉर्म्स नहीं बच, और इतना कहते ही ग्यू की तलवार तोड़ देता है और वो ग्यू के पेट पे भी वैसे ही अटैक करता है जैसे उसने क्यूजोरो के किया था। खून बहुत ज्यादा उड़ गया था, बट ये खून ग्यू का नहीं आकाज़ा का था। आकाज़ा का हाथ काट दिया किसी ने। ये देख के ग्यू और आकाज़ा दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक थे, और जब वो लोग नोटिस करते हैं तो इस हाथ को काटने वाला और कोई नहीं बल्कि था तांजीरो, जो कि अब सेल्फलेस स्टेट में जा चुका है। ग्यू ये देख के बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है, और दूसरी तरफ आकाज़ा ये बोलता है कि उसके शरीर का हर एक सेल सिर्फ ये चीज बोल रहा है कि इस लड़के को ऑन द स्पॉट मार। और आकाज़ा अब समझ जाता है तांजीरो कोई मजाक नहीं है और वो बहुत ज्यादा डेडली हो गया। इसके बाद आकाज़ा अपना सबसे फाइनल फॉर्म और अपना शायद स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करने जाता है, टेक्निक डेवलपमेंट किलर। बट इतने खतरनाक फाइट और इतने खतरनाक अटैक के बाद भी तांजीरो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। ये देख के इतना ज़्यादा शौक था क्योंकि तांजीरो आकाज़ा के जस्ट पीछे था और आकाज़ा उसको सेंस भी नहीं कर पा रहा था। बिकॉज ऑफ द सेंसलेस स्टेट ग्यू तांजीरो को चिल्लाना चाहता है, लेकिन वो नहीं चिल्ला सकता। वो मन ही मन चिल्लाता है, मन ही मन स्क्रीम करता है कि तांजीरो कुछ भी करके सब आकाज़ा को मार। तांजीरो ने यहाँ पे पीछे से वार करने की जगह आकाज़ा पे जोर से चिल्लाया, जिसे देख के ग्यू भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि तांजीरो ने अपॉर्चुनिटी को रुइन कर दी है। आकाज़ा सिर्फ इस बात से शौक नहीं था कि तांजीरो अभी तक जिंदा है, आकाज़ा उससे भी ज्यादा इस बात से शौक था कि तांजीरो की कोई बैटल स्पिरिट ही नहीं है। आकाज़ा जिसका सबसे खतरनाक वेपन ही उसका बैटल कंपास है, जिससे वो लोगों की बैटल स्पिरिट को सेंस करता है, जो कि जितनी ज्यादा हायर उतना ज्यादा आकाज़ा के लिए एडवांटेज। आकाज़ा यहाँ पर तांजीरो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तांजीरो उसके अटैक को डॉज करके आकाज़ा की गर्दन को सन ब्रीदिंग की हेल्प से काट देता है, जिसे देख के ग्यू और आकाज़ा दोनों ही शॉक में जा चुके थे। आकाज़ा जिसने अभी भी अपनी बैटल स्पिरिट को लूज नहीं किया है, वो अपने सर को वापस रीअटैच करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि अब ये वाला अपॉर्चुनिटी तो सच्ची में नहीं मिलने वाला। वो अब ये टूटी तलवार को आकाज़ा के सर फेंक के मारता है, जिससे आकाज़ा का सर नीचे गिर जाता है। और अब इन दोनों को लग रहा था कि आकाज़ा का चैप्टर क्लोज, बट कुछ ऐसा होता है जिसे देख के सबकी दुनिया हिल जाती है। ये उस बॉडी को नोटिस कर रहा होता है, अचानक से वो बॉडी एक और अटैक लॉन्च कर देती है तांजीरो की तरफ। तांजीरो एक बहुत गंदा ब्लो खाता है और सीधे दीवार में जाके ठुक जाता है। अब आकाज़ा उस पर फिर से अटैक करने जा ही रहा होता है, लेकिन उसकी मेमोरीज यहाँ पे वापस आने लगती है और आकाज़ा आगे जाने वाला ही होता है कि पीछे से उसका कोई हाथ पकड़ता है, और ये और कोई नहीं बल्कि आकाज़ा की बीवी क्योंकि थी। अब आकाज़ा को उसकी मेमोरीज याद आ रही थी, जिससे हमें आकाज़ा के पास्ट के बारे में पता चलता है। हमें पास्ट में सबसे पहले बताया जाता है कि आकाज़ा का रियल नेम हाकोजी था और वो एक काफ़ी गरीब
घर से था जहाँ पे उसके पिताजी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते थे और उनके पास माँ नहीं थी। आकाज़ा के पास यानी कि हाकुजी के पास उसकी माँ नहीं थी, जिसकी वजह से हाकुजी को कई बार चोरियाँ करनी पड़ती थी और वो बहुत बार पकड़ा जा चुका था, जिसकी वजह से किंग ने उसके ऊपर उसके टैटूज बनवा दिए थे जिससे उसको मार्क किया जा सके। क्योंकि हाकुजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरता था, वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था अपने बाप की मेडिसिन खरीदने के लिए। जब उसके बाप को ये पता चला कि हाकुजी किस तरीके से उसके लिए मेडिसिन ला रहा है तो उसने फांसी लगा ली। और हाकुजी जो कि अभी अभी किंग से बहुत बुरी तरीके से पिट के आ रहा है और बहुत ज़्यादा मार्क्स अपने ऊपर बनवा के आ रहा है, जब ये बात को सुनता है वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि जिसके लिए अब वो सब कुछ कर रहा था अब उसके साथ वो है ही नहीं। और इतना काफ़ी नहीं था कि हाकुजी को वहाँ से जहाँ वो रहता था वहाँ से बैनिश भी कर दिया गया, यानी वहाँ से उसे निकाल दिया गया। अब ना उसके पास घर था, ना उसके पास उसका परिवार में कोई था और ना ही उसके पास कहीं जाने को था। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और लोगों से फाइट्स लेना शुरू कर देता है। एक दिन जब उसने 6 बड़े लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था, एक आदमी उससे मिलने आता है जिसका नाम था काइजो, जो कि एक लोकल डोजो का ओनर था और वो बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल एक अच्छी स्माइल के साथ आकाज़ा यानी कि हाकुजी को अप्रोच करता है। और हाकुजी उसके इतने चीयरफुल नेचर को देख के काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और उसको एक फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जहाँ पे काइजो उसको बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। क्योंकि काइजो एक मार्शल आर्ट टीचर था डोजो में, जैसा कि मैंने अभी भी कहा। काइजो उसको लेके जाता है उसकी बीमार बेटी कोयुकी के पास, जहाँ से वो उसकी देखभाल कर सके और वो उसे बताता है कि कैसे उनकी माँ पहले ही चल बसी थी और अब वही क्योंकि की यहाँ पे देखभाल करता है। अब क्योंकि हाकुजी को पहले से इस बात में एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसको अपने पिताजी की केयर करता था, तो उसको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट उसको शुरुआत में काफ़ी ऑकवर्ड लगा ये मूवमेंट, बट धीरे धीरे उन लोगों की दूरियां कम होती गई और वो लोग काफ़ी ज़्यादा पास आने लगी। और साथ ही साथ हाकुजी ने 1-2 बार उसको इनडायरेक्टली मोटिवेशन दे दिया जिससे वो अपनी इलनेस को क्योर कर सके। अब 3 साल बाद क्योंकि बिल्कुल हेल्दी हो जाती है और बहुत ही अच्छी हेल्थ स्टेट में आ जाती है, जिसके साथ साथ उस टाइम पीरियड में हाकुजी ने यहाँ पे काइजो से मार्शल आर्ट सीख लिया था। अब एक दिन काइजो यहाँ पे आकाज़ा को यहाँ पे डोजो का नेक्स्ट ओनर बनने के लिए ऑफर करता है और उसकी बेटी कोयोगी को अपने वाइफ के रूप में accept कर ले। अब इस बात को सुन के वो सरप्राइज तो हो गया था, बट क्योंकि उसको पहले से पता था और वो उनके साथ बिल्कुल फैमिली जैसा फील करता था, उसने इस पे हाँ कर दी। एक दिन जब हाकुजी नॉर्मल ऐसे ही बैठा हुआ था अपने पिता की श्राइन के सामने और उनको प्रे कर रहा था, उसको एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सुनने मिलती है। उसके ही डोजो का एक स्टूडेंट आके बताता है कि राइवल डोजो के लीडर ने पानी में जहर मिला दिया, जिससे काइजो और क्योंकि दोनों मर चुके हैं। ये जानने के बाद हाकुजी की दुनिया बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। आखिरी चीज़ जो कि उसे इस दुनिया में जिंदा रखी थी क्योंकि और काइजो, वो दोनों भी अब मारे जा चुके थे। ये पता लगते ही कि वो राइवल क्लैन कौन सा था, हाकुजी उस क्लैन में जाता है, वहाँ के 67 स्टूडेंट्स को मार डालता है, वो भी फिर वेयर फिस्ट। ये देख के आप बस सोचो, और ये देखने वहाँ पे खुद डीमन लॉर्ड मुजान आता है, जो कि उसको डीमन ऑफर करता है, बट हाकुजी उसको डिक्लाइन कर देता है। बट किबुत्सुजी उसको ज़बरदस्ती एक डीमन बना देता है और अपनी सारी मेमोरीज को वो भूल जाता है एज अ डीमन। बट इसके बाद भी वो अभी भी वुमेन्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और उनको खाने से मना कर देता है, जहाँ पर डोमा का केस बिल्कुल उल्टा था। और उसकी लॉयल्टी, विल पावर और इतने सारे टैलेंट को देख के मुजान का वो फेवरेट डीमन भी बन जाता है, जिसको मुजान सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केसेस में ही बाहर भेजता है। ये सब तो आकाज़ा का पास था, जो कि उसको अब याद आ चुका था कोयोकी की याद दिलाते थे। कोयोकी जो कि उसकी वाइफ थी और उसके अब इस जीवन स्टेट में इतने सालों बाद उसको आज रुकने के लिए कह रही थी, क्योंकि उसकी मेमोरीज वापस आ गई थी। अब दूसरी तरफ हमको तांजीरो दिखाया जाता है, जिसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को वापस जगा लिया है और वो देखता है कि आकाज़ा का आधा सिर रीजनरेट हो चुका है। आकाज़ा यहाँ पे ग्यू को मारने के लिए जा ही रहा होता है कि तांजीरो ग्यू को बचाने के लिए आकाज़ा पे अटैक कर देता है, लेकिन अटैक के वक्त उसकी तलवार उसके हाथ से चली जाती है और आकाज़ा को वो एक घूसा मारता है, जिससे उसे फिर से काइजो की याद आती है और वो ये सोचता है कि उसने कितने बुरे तरीके से अपने मास्टर की स्टाइल को यूज़ किया है। जिसके बाद वो तांजीरो पे एक अटैक करने जा रहा होता है, जिसमें तांजीरो नोटिस कर रहा है कि आकाज़ा स्माइल कर रहा है। वो अटैक तांजीरो पे करने की जगह आकाज़ा अपने आप पे करके
सुसाइड कर लेता। आकाज़ा अब अपनी विल फाइट करने की खो चुका था। मूजान अभी भी उसको फाइट करने के लिए फोर्स करना चाहता है, लेकिन क्योंकि अब आ चुकी थी और आकाज़ा अब एक पीसफुल टाइम बिताना चाहता था। और इस इज द एंड ऑफ The Demon Upper Moon 3, The Demon Child Hakuji / The Upper Moon 3 Demon Akaza. 守る